हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू किया था, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो हमने उसके बेसिक्स पढ़े थे और आज हम परम्यूटेशंस समझेंगे। और परम्यूटेशंस का जो पहला पार्ट है, सिंपल परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाला और कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस, उसको आज हम अपने पास कंप्लीट करेंगे। पर बिफोर स्टार्टिंग विद परम्यूटेशंस या कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस, हमने लास्ट लेक्चर में जो दो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, हम उनको एक बार रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो है परम्यूटेशंस वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने पास। ठीक, तो अभी हम अपने पास, ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आपको याद होगा, एक बार फिर से बताता हूँ कि लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने जो शुरू किया था वो था, एक तो कॉन्सेप्ट, वो एक था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, और उसमें हमने ये कहा था कि n फैक्टोरियल क्या चीज होता है? सम ऑफ, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ या था प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है ये? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी आपके पास जो पहले n नेचुरल नंबर्स है ये उसका प्रोडक्ट होता है। जैसा हमने पढ़ा भी था कि 8 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ऐसे ही 4 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल टू होता है 4 इंटू 3 इंटू 2। हमने ये भी सीखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमने सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल है वो 1 के बराबर होता है, ये भी हमने डिराइव किया था। हमने ये भी सीखा था कि हम किसी भी n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, हमने ये भी सीखा था कि हम इसी को फर्दर लिख सकते हैं n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी कि हम फैक्टोरियल ऐसे चीजों का डिराइव करते हैं। और फैक्टोरियल, और बाय डेफिनेशन ये सीखा था कि फैक्टोरियल नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनका नहीं होता, या जीरो का फैक्टोरियल होता है, नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल नहीं होता। तो फैक्टोरियल की बात जब हम करेंगे तो उसमें n हमारे पास जो है वो या तो जीरो या तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये चीज हमने सीखी थी अपने लास्ट लेक्चर में। तो इसके अलावा हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, एक बार वो भी रिकॉल करते हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, ये भी हमने सीखा था। तो क्या सीखा था हमने इसमें? फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि, हाँ जी, अगर हमारे पास कोई दो टास्क है, टास्क ए और टास्क बी, और टास्क ए के जो नंबर ऑफ वेज है करने के वो है m, और टास्क बी के नंबर ऑफ वेज है वो है n। तो अगर हमें टास्क ए और टास्क बी करना हो तो इसके जो वेज होंगे वो m प्लस n होंगे। और अगर हमें ए एंड बी करना हुआ, हमें दोनों टास्क करने हुए, तो इसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो m इंटू n होंगे। इसको हमने कहा था फंडामेंटल रूल्स ऑफ एडिशन, या और उसको हमने कहा था फंडामेंटल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इन दोनों को हम कहते हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। तो ये हमारे पास वो बेसिक्स थे जो हमने पहले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो पहले आप उसे देखें, बिकॉज हमने ये कॉन्सेप्ट वहां पे इन डिटेल पढ़े हुए हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट इनको एक बार रिफ्रेश किया। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम आगे लेके चल रहे हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। परम्यूटेशन में हमारे पास दो लेक्चर रहेंगे, एक आज का और एक नेक्स्ट। हमारे पास दो लेक्चर रहेंगे। आज हम सिंपल परम्यूटेशंस पढ़ेंगे जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम परम्यूटेशंस विद रेस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे, या स्पेशल टाइप ऑफ परम्यूटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रहेगा परम्यूटेशंस। ठीक है, इसको हम अरेंजमेंट्स भी बोलते हैं, परम्यूटेशन, या आपको कभी बोला गया होगा कि अरेंजमेंट्स। ठीक है,
अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम हमेशा लेते हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि परम्यूटेशन क्या चीज होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास सपोज हमने फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग पढ़े हुए हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। हमारे पास 5 लोग हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, हमारे पास ये 5 लोग हैं। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि इन 5 लोगों का हमें लेना है ग्रुप फोटोग्राफ। ये एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे, इसी के थ्रू हम परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे और समझेंगे। हम ये चाहते हैं कि इन 5 का हम ले ग्रुप फोटोग्राफ। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं मैं आपसे क्वेश्चन करूं बेस्ड ऑन फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, अभी हमको परम्यूटेशन का जो है वो यूज नहीं करेंगे, बेस्ड ऑन फंडामेंटल रूल्स जो हमने कल पढ़ा, एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज है, कितने नंबर ऑफ वेज है कि ये लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, ठीक है, अपने पास खड़े हो सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस ग्रुप फोटोग्राफ कैन बी टेकन। ठीक है, तो हम अपने पास अभी परम्यूटेशन नहीं पढ़ रहे, हम जस्ट जो हमने कल फंडामेंटल रूल्स पढ़ा था उसको एक बार यूज करने की कोशिश करते हैं, क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे कल के रूल्स को यूज करके एक बार पूछता हूं कि अगर मुझे इन लोगों का ग्रुप फोटोग्राफ लेना है तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मेरे पास 5 जने हैं, तो मेरे पास 5 स्लॉट्स है, मेरे पास 5 स्लॉट है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5, क्योंकि ऐसे ये लोग ग्रुप फोटोग्राफ के लिए खड़े हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मिस्टर ए है, अगर मुझे मिस्टर ए को सबसे पहले बोलना होगा कि आप चले जाओ, आप कहीं खड़े हो जाओ, तो जो मिस्टर ए है इसके पास कितने नंबर ऑफ वेज है कि यहाँ पे खड़ा हो सकता है। मिस्टर ए या तो ये प्लेस ऑक्यूपाई कर सकता है, या ये 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 कर सकता है। तो नंबर ऑफ वेज, जैसे हमने कल पढ़ा था, नंबर ऑफ वेज इन विच मिस्टर ए कैन, नंबर ऑफ वेज वेयर मिस्टर ए कैन स्टैंड। तो पहले हमने ए को बोला कि आप जाके कहीं खड़े हो जाओ, तो अगर मैं गौर से देखूं तो ए के पास 5 तरीके हैं, ए 5 में से कहीं पे भी खड़ा हो सकता है। सो नंबर ऑफ वेज इन विच मिस्टर ए कैन स्टैंड इज इक्वल 5। तो मेरे पास 5 रास्ते हैं कि मिस्टर ए इनमें से कहीं पे खड़ा हो सकता है। क्वेश्चन क्या था मेरे पास कि मेरे पास 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, और मुझे इन 5 लोगों को ग्रुप फोटोग्राफ के लिए खड़ा करना है। अब मैंने आपसे ये पूछा था कि मेरे पास कितने तरीके हैं कि ये लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो हमने कहा था कि हम फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप बताओ कि मिस्टर ए जो है ये कितने तरीके से यहाँ पे खड़ा हो सकता है, कितने नंबर ऑफ वेज है कि मिस्टर ए यहाँ पे खड़ा हो सकता है। तो जब हमने देखा कि हमारे पास 5 पोजीशंस है इस ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, 5 लोग हैं हमारे पास, तो 5 पोजीशंस होंगी नेचुरली, तो इसके पास 5 नंबर ऑफ वेज है कि यहाँ पे ये किसी भी कोई भी प्लेस ऑक्यूपाई कर सकता है। एंड लेट अस प्रिज्यूम कि मिस्टर ए कहीं भी ऑक्यूपाई कर सकता है। लेट अस प्रिज्यूम कि मिस्टर ए ने ये प्लेस ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है, दिस प्लेस, ये कोई भी हो सकती है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बोला कि इसने ये प्लेस ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है, ये प्लेस वरना कोई भी हो सकती है। तो मिस्टर ए के पास टोटल 5 नंबर ऑफ वेज थे कि वो अपना स्टैंड हो सके, ठीक है, मैंने 5 लिख लिया। तो इन 5 में से उसने कोई भी चूज कर लिया, वो यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है, तो हमारा पहला बंदा हो गया। इसके बाद जब हम देखेंगे, इसके बाद बारी मिस्टर बी की है। अब मिस्टर बी के पास कितने वेज है यहाँ पे अपीयर होने के लिए। अब मिस्टर ए जब आएगा बैठने, या मिस्टर ए जब आएगा अपनी पोजीशन, मिस्टर बी जब आएगा अपनी पोजीशन लेने, तो वहां पे इशू ये है कि मिस्टर ए ने कोई ना कोई पोजीशन तो ऑक्यूपाई करी ही होगी, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और 5। इन 5 में से जो ए है वो कहीं ना कहीं तो उसने पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली होगी। तो मिस्टर बी जब आएगा अपनी प्लेस ऑक्यूपाई करने, प्रिज्यूमिंग कि मिस्टर ए ने पोजीशन ले ली है, तो इसके पास बस 4 वेज बचेंगे, नॉट नेसेसरी 2, 3, 4, 5, वो कोई भी 4 हो सकते हैं, क्योंकि ये एक पोजीशन मिस्टर ए कोई भी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इन केस हमने जैसे लिया कि मिस्टर ए 1 प्लेस पे खड़ा हो गया, तो इसके बाद हमारे पास 2, 3, 4 और 5 बच गया मिस्टर बी के लिए, और मिस्टर बी इनमें से किसी भी प्लेस पे
किसी भी प्लेस पे रह सकता है। तो अगर हम देखिए तो नंबर ऑफ वेज इन विच मिस्टर बी कैन स्टैंड फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ इज इक्वल टू 4। इसके पास अब 4 ही रास्ते बच गए, या 4 ही ऑप्शन बच गए बैठने के लिए। ठीक है, अगर अब मैं प्रिज्यूम करूं कि ये जो मिस्टर ए है ये प्लेस 1 पे नहीं बैठा है, ये प्लेस 1 पे नहीं बैठा है, और मैं प्रिज्यूम करूं कि ये प्लेस 3 पे बैठा है, इन दैट केस ऑल्सो मिस्टर बी के पास फिर भी 4 तरीके हैं बैठने के लिए। ठीक है, अब इसी लॉजिक को अगर कंटिन्यू करें कि ए भी बैठ गया और बी यहाँ पे बैठ गए, लेट अस सपोज ए यहाँ बैठे और बी यहाँ बैठे, इसके बाद सी की बारी है, तो सी के पास 3 ही रास्ते बचेंगे बैठने के लिए, नॉट नेसेसरी 2 4 5, कोई भी 3 हो सकते हैं, लेकिन सी के पास 3 तरीके हैं यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए। और इसी लॉजिक और कंटिन्यू करेंगे तो डी के पास 2 तरीके हैं, प्रिज्यूम कि सी यहाँ बैठा, डी यहाँ बैठा, 2 तरीके थे उसके पास। अब ई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको लास्ट प्लेस पे खड़े होना है। तो अब अगर हम गौर से देखें, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे पहला काम जो है, मिस्टर ए कैसे खड़े हो सकता है 5 तरीकों से, मिस्टर बी कैसे खड़े हो सकता है 4 तरीकों से, सी कैसे खड़े हो सकता है 3 तरीकों से, डी 2 तरीकों से, और ई 1 तरीके से। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मुझे ये सब लोगों को बिठाना है या सब में से किसी एक को बिठाना है, तो आपका आंसर नेचुरली होगा कि सब लोगों को बिठाना है, बिकॉज ग्रुप फोटोग्राफ सब लोग जब खड़े होंगे तभी होगी। तो अब अगर मैं इसको गौर से देखूं तो मेरे पास फंडामेंटल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ गया कि मेरे पास जो इवेंट ए है, इवेंट ए मेरे पास क्या है कि मिस्टर ए बैठेगा, इवेंट बी मेरे पास क्या है बी बैठेगा, इवेंट सी क्या है सी बैठेगा, इवेंट डी डी बैठेगा, इवेंट ई बैठेगा। अगर मेरे पास इवेंट ए करने के तरीके 5 है, इवेंट बी करने के तरीके 4 है, इवेंट सी करने के तरीके 3 है, इवेंट डी करने के तरीके 2 है, और इवेंट ई करने का तरीका 1 है, और मुझे ये सारे इवेंट्स करने हैं, तो फिर इवेंट ए एंड बी एंड सी एंड डी और एंड ई सब लोगों को बैठना है। इसके कितने तरीके होंगे, हमने रूल्स पढ़ा है m इंटू एन, तो आएगा m इंटू एन पी क्यू आर, यानी जितने नंबर ऑफ वेज है मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करूं तो मेरे पास वेज आएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और मेरे पास ये जो सम है ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज जैसे ग्रुप फोटोग्राफ हो सकता है वो 120 है। अब 120 वेज यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, उसमें काफी टाइम चला जाएगा। आप चाहे घर में तो ट्राई कर सकते हैं कि हमारे पास 120 वेज बनेंगे जिस तरीके से ये लोग इस ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अपियर हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इनके अरेंजमेंट्स बदल बदल के देख ले, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज जो है 120 आएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम जस्ट फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, जो फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग है उस चीज को हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग के जरिए हमने ये एग्जांपल सॉल्व कर ली। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप इसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आई होगी। तो यहाँ पे जो ये हमने 120 डिराइव किया है, ये है नंबर ऑफ वेज इन विच दिस ग्रुप फोटोग्राफ कैन बी टेकन, जबकि हमारे पास 5 लोग थे। ठीक है, और हमने इसको सॉल्व किया है फंडामेंटल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे पास जो ये 120 तरीके है, जो 120 वेज है, इसमें एक तरीका ये भी होगा ए बी सी डी और ई, बिल्कुल होगा, ये भी एक तरीका होगा। और इसमें एक तरीका ये भी होगा बी ए सी डी ई, ये भी होगा 120 में, बिल्कुल ये भी होगा और ये भी होगा। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये तरीका और ये तरीका, जो वे है दिस वे और दिस वे, क्या ये अलग है, क्या ये अलग है, ये वे और ये वे क्या डिफरेंट है, तो आपका जवाब होना चाहिए नेचुरली यस दे आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है, बिकॉज इन केस ऑफ फोटोग्राफ, इन केस ऑफ फोटोग्राफ ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी हमारे एलिमेंट्स है, जो भी हमारे एलिमेंट्स एबीसीडी, वो मैटर करता है। यानी ए बी सी और बी ए सी ये सेम फोटोग्राफ नहीं है, ये एक सेपरेट फोटोग्राफ है। ए बी सी और बी ए सी सेपरेट फोटोग्राफ है, ऑल्दो ये सेम ग्रुप है बट ये फोटोग्राफ सेपरेट है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप सेम होना और फोटोग्राफ अलग होना, ये आगे हम कॉम्बिनेशंस में पढ़ेंगे,
बिकॉज कॉम्बिनेशंस के केस में क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज दे आर सेम एलिमेंट्स, वो एक ग्रुप माना जाता है, एक कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन परम्यूटेशन के केस में क्या है कि ऑल्दो एलिमेंट्स अगर सेम भी रहेंगे, लेकिन उनकी जो सीक्वेंसिंग है, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट है, तो हमारे पास वो डिफरेंट वे माना जाएगा। जैसा कि इस केस में ए बी सी डी ई और बी ए सी डी ई ये अलग अलग फोटोग्राफ्स माने जाएंगे। रीजनिंग क्या है कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है वो मैटर करता है। अगर ये सिमिलर ग्रुप भी है, अगर ये सिमिलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी है, लेकिन जो सीक्वेंसिंग या ऑर्डर है वो आपके लिए मैटर करता है, तो इस केस में ये आपको सेपरेट अरेंजमेंट्स आपके पास है। हम धीरे धीरे बिल्ड अप कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस के लिए। तो अभी हमने फंडामेंटल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन से समझा कि कितने तरीके हैं हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम इसी एग्जांपल, इसी जो एग्जांपल इसी को कंटिन्यू करके एक और इसमें एक और चेंज करें इस एग्जांपल में, मैं आपके साथ एक और एग्जांपल लेता हूं कि अब सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। सपोज मेरे पास ए बी सी डी और ई है, मेरे पास 5 लोग हैं और मुझे इनके लेनी है ग्रुप फोटोग्राफ, लेकिन मेरे पास जो प्लेसेस है वो है 3 की, यानी मुझे 5 लोग मेरे पास है, लेकिन 5 लोगों में से जिनका मुझे ग्रुप फोटोग्राफ लेना है वो 3 का लेना है। तो पहले केस में क्या था, मेरे पास 5 लोग थे और मुझे ग्रुप फोटोग्राफ 5 का लेना था। यहाँ पे मेरे पास 5 लोग है, मेरे पास 5 लोग है और 5 में से मुझे जस्ट 3 का ग्रुप फोटोग्राफ लेना है। तो मैं अगर आपसे सेम रीजनिंग पे पूछूं कि बाय यूजिंग फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, बाय यूजिंग फंडामेंटल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कितने नंबर ऑफ वेज है कि मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो हम करेंगे यूज फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग और एक बार देखेंगे कितने नंबर ऑफ वेज है। अब सेम रीजनिंग यूज करते हैं। मेरे पास जो फर्स्ट प्लेस है, से दिस प्लेस या कोई भी इनमें से एक प्लेस, दिस प्लेस, कितने नंबर ऑफ वेज है इन विच प्लेस 1 कैन बी ऑक्युपाइड, नंबर ऑफ वेज इन विच प्लेस 1 कैन बी ऑक्युपाइड। अब मुझे बताइए कि कितने नंबर ऑफ वेज है कि यहाँ पे बंदा बैठे। अगर मैं गौर से देखूं, यहाँ ए भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है, डी भी बैठ सकता है, ई भी बैठ सकता है। ठीक है, तो जो पहली प्लेस है, प्लेस 1 फिल करने के कितने तरीके मेरे पास है, 5 है। वंस दिस प्लेस 1 इज फिल्ड, उसके बाद मेरे पास कितने तरीके होंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच प्लेस 2 कैन बी ऑक्युपाइड, ऊपर वाली रीजनिंग यूज करते हैं, वो बचेंगे 4। बिकॉज वंस यहाँ पे कोई भी एक बंदा बैठ गया, चाहे ए बी सी डी या ई, उसके बाद मेरे पास 4 और लोग बचते हैं जिनमें से मैं किसी को प्लेस 2 पे बिठा सकता हूँ। ठीक है, और सिमिलरली जो थर्ड प्लेस है वहां पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 3, बिकॉज अगर इसमें से एक निकल गया तो 3 लोगों में से कोई भी प्लेस 3 पे बैठ सकता है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं बाय यूजिंग फंडामेंटल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो पहली प्लेस 5 तरीकों से ऑक्यूपाई हो सकती है, दूसरी 4 से, तीसरी 3 से। चूंकि मुझे तीनों प्लेसेस ऑक्यूपाई करनी है तो मेरा मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज होगा, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ वेज है वो निकलेंगे 60। ये भी आप अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, मेरे पास नंबर ऑफ वेज जो निकलेंगे वो 60 निकलेंगे, यानी 60 वेज है मेरे पास कि 5 में से मैं कैसे 3 लोगों का ग्रुप फोटोग्राफ ले सकता हूं। फिर से वही बात देखते हैं, इसमें से एक अरेंजमेंट ऐसा भी आएगा ए बी सी, एक आएगा ए डी ई, ठीक है, एक आएगा बी ए सी और एक आएगा डी ए ई। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये चारों अलग अलग फोटोग्राफ्स है, तो आपका जवाब होगा यस, बिकॉज ए बी सी और ए डी ई में तो फिर एलिमेंट्स ही अलग है, तो अलग ग्रुप भी, अलग फोटोग्राफ भी है। ए बी सी और बी ए सी में देखिए कि ए की पोजीशन 1 है, यहाँ पे ए की पोजीशन 2 है, यहाँ सी की पोजीशन 3 है, यहाँ सी की पोजीशन 3 है और बी की पोजीशन इंटरचेंज है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास ऑल दो ग्रुप सेम है, लेकिन मेरे पास जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है वो अलग अलग है। तो जहां पे पोजीशन अलग अलग हो गई तो मेरे पास एक अलग अरेंजमेंट माना जाएगा, वो एक सेपरेट अरेंजमेंट है। और लॉजिकली भी आप देखिए, किसी ग्रुप फोटोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो अगर मैं जो एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन इंटरचेंज करूं तो फोटोग्राफ अलग फोटोग्राफ मानी जाएगी, ना कि सिमिलर फोटोग्राफ मानी जाएगी।
तो यही फर्क रहता है बेसिकली जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं या परम्यूटेशन की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया होगा, तो इसका सोल्यूशन आएगा 5 × 4 × 3। ठीक है, और ये अभी तक हम कर रहे हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग का यूज, हम अभी तक परम्यूटेशन की तरफ नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन, और मेरे पास जो अरेंजमेंट है वो भी अलग अलग। अब अगर मैं इस चीज को, अब अगर मैं इसी चीज को समझने की कोशिश करूं, अगर मैं इसी चीज को समझने की कोशिश करूं मैथमेटिकली, हम इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इस सिचुएशन को मैथमेटिकली, कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो, अगर मेरे पास n नंबर है, मेरे पास n नंबर ऑफ थिंग्स है, मेरे पास नंबर ऑफ थिंग्स है n, और उसमें से मुझे r नंबर ऑफ थिंग्स को अरेंज करना है, नंबर ऑफ थिंग्स को अरेंज करना है, जो ऊपर हमने पढ़ा। पहले केस में हमारे पास 5 थे और मुझे 5 तरीकों से अरेंज करना था, दूसरे केस में 5 को 3 तरीकों से अरेंज करना था। ठीक है, तो मैथमेटिक्स हम कैसे बोलते हैं, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ थिंग्स है, उसमें से मुझे r नंबर ऑफ थिंग्स को अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आया अरेंज करना है, मुझे उनके ग्रुप्स नहीं चाहिए, अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट में क्या सबसे खास बात जो मैंने बोला, जो मैंने बार बार बोला, कि अरेंजमेंट में जो अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर इधर उधर हो गया तो वो एक सेपरेट अरेंजमेंट माना जाएगा। तो मैथमेटिकली अगर मेरे पास n नंबर ऑफ थिंग्स है और उनको मुझे r नंबर ऑफ वे से अरेंज करना है, तो मैं उसको मैथमेटिकली कैसे लिखता हूँ, NPR, NPR, और ये P जो है स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपली अरेंजमेंट्स। इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, सिंपली अरेंजमेंट्स। क्या अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ आर थिंग्स। ठीक है, आर थिंग्स फ्रॉम n नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ और थिंग्स फ्रॉम n नंबर ऑफ थिंग्स। मेरे पास n नंबर ऑफ थिंग्स है, इनमें से मुझे r नंबर ऑफ थिंग्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं परम्यूटेशन, या परम्यूटेशन ऑफ r नंबर ऑफ थिंग्स, या परम्यूटेशन ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। ये भी एक डिनोशन इसकी क्या है, परम्यूटेशन ऑफ r नंबर ऑफ थिंग्स, मुझे r थिंग्स को अरेंज करना है। ठीक है, या n थिंग्स को अरेंज करना है, टेकन r एट अ टाइम। अगर मैं उसमें से r नंबर ऑफ थिंग्स लूं, यानी अगर मेरे पास 5 चीजें हैं, इनसे मुझे 3 को अरेंज करना है, तो परम्यूटेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। जो मेरी पहली प्रॉब्लम थी, जो मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम थी, वो ऐसे थी एक्चुअली। वो जब मैं निकाला, मैंने इसका वैल्यू निकाला 5p5 का, मेरे पास 5 चीजें थी और मुझे 5 को अरेंज करना था। और मेरी दूसरी प्रॉब्लम जिसमें मैंने कैसे निकाला, 5p3, मेरे पास 5 चीजें थी, उसमें से मुझे 3 का अरेंजमेंट निकालना था। जब मैं p यूज करता हूँ या वो अरेंजमेंट यूज करता हूँ, तो आपको ये चीज समझनी है कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है वो मेरे पास मैटर नहीं, वो मेरे पास मैटर करेगा, मेरे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर करेगा। और अगर मेरे पास सेम एलिमेंट्स है लेकिन उनकी ऑर्डर जो है, उनकी सीक्वेंस जो है वो इस ग्रुप में डिफरेंट है, तो मेरे पास वो अलग अरेंजमेंट मानी जाएगी। तो यही रीजन है कि मेरे पास ए बी सी और सी ए बी अलग परम्यूटेशन या अलग अरेंजमेंट माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप समझ गए कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, एनपीआर से। एनपीआर का मतलब है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ थिंग्स है, इसमें से मुझे r नंबर ऑफ थिंग्स अरेंज करने हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं मैथमेटिकली एनपीआर, अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, या परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। ठीक है, तो जो मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की, वो मैंने परम्यूटेशन की ही प्रॉब्लम सॉल्व की थी। परम्यूटेशन का क्या मतलब हो गया, अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, अगर मुझे NPR निकालना है, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, NPR। ठीक है, किसके बराबर होता है मैथमेटिकली, NPR। तो मैं अपनी पहली एग्जांपल लेके ही चलूंगा। मेरी पहली एग्जांपल थी 5p5, दूसरी थी 5p3। तो जब मैंने देखा 5p5 किसके बराबर आया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मैंने वो सॉल्व किया ऊपर, और 5p3 5 × 4 × 3। ठीक है, अब अच्छे से देख रहे हो। तो अब अगर मैं इसको गौर से देखूं तो रीजनिंग क्या है मेरी रीजनिंग ये रही कि चूंकि मुझे 5 जो चीजें है, 5 जो चीज है वो 5 तरीकों से अरेंज करनी है, तो मेरे पास 5 प्लेसेस आ गए। ठीक है, दूसरे केस में 5 चीजें 3 जगह अरेंज हुई, मेरे पास 3 प्लेसेस आ गई। ठीक है, मेरे पास 3 प्लेसेस आ गई।
तो अब रीजनिंग क्या है कि फर्स्ट प्लेस आप ऑक्यूपाई कर सकते हो 5 तरीकों से, दूसरा 5 माइनस 1 और तीसरा 5 माइनस 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आपका ये कहां तक जाएगा, जो आपका ये आर है यहां तक जाएगा। यहाँ पे हम 5 इंटू 4 इंटू 3 पे क्यों ही रुके, हमारे पास 3 ही प्लेस थे, तो पहला 5 तरीके से, दूसरा 4 तरीके से, तीसरा 3 तरीके से, क्योंकि हमारे पास प्लेसेस खत्म हो गई, आर खत्म हो गया, हम इसके बियॉन्ड नहीं जा पाए और हमने इस आंसर को यहाँ पे कर्टेल किया। इस केस में हमारे पास आर भी 5 था, तो हम 5 प्लेसेस हमने पूरी ऑक्यूपाई कर ली। तो अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहूं कि मेरे पास n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से मुझे r अरेंज करने हैं, तो अगर मैं ऐसे देखूं मेरे पास कितने नंबर ऑफ जो वेज ये है स्लॉट्स है वो है r, 1 2 3 4 और ऐसे करके 5 है, इसको मैं r लिख देता हूँ। ठीक, तो जो फर्स्ट प्लेस है वो कितने तरीकों से ऑक्यूपाई हो सकती है, n नंबर ऑफ वेज से, जैसे पहले केस में 5 तरीके से, दूसरी प्लेस n-1 तरीकों से, तीसरी प्लेस n-2 तरीकों से, और ऐसे ऐसे मैं करके चलूंगा कहां तक, जहां तक मेरे पास r खत्म हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं है r कहां पे खत्म हो जाएगा, मुझे ये चीज पता नहीं है r कहां पे खत्म हो जाएगा, मुझे पता नहीं है कि n में से मेरे पास कितने जब मेरे पास n अगर दिया हुआ है मुझे कितने उसमें से सॉल्व करने के लिए देंगे, मुझे इसमें से कितने आइटम्स को अरेंज करना पड़ेगा, मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता है। तो इसलिए जब मुझे ये चीज नहीं पता है तो मुझे इसको कर्टेल करना पड़ेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। तो जब मैं इस चीज को मैथमेटिकली लिखता हूं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखता हूं। तो इससे क्या होता है कि मुझे जब नहीं पता है कि मेरे पास ये कहां तक चलेगा ये फैक्टोरियल, तो मैं इसको वहां तक ही चलाता हूं, मैं इसको वहां तक ही मल्टीप्लिकेशन करता हूं कि n प्लस आर तक ये कंप्लीट हो जाए। हम इस चीज को एक बार समझने की कोशिश करेंगे 5p3 को, तो आपको ये फॉर्मूला बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि npr क्या चीज होती है। आप बाय डेफिनेशन समझ गए कि एनपीआर का मतलब क्या होता है कि मेरे पास 5 चीजों में से अगर मुझे 3 को अरेंज करना हो, परम्यूटेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो इसका हमने सॉल्यूशन क्या निकाला था, सबसे पहले अपने पास लॉजिकली फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग यूज करके 5 इंटू 4 इंटू 3। अब मैं बोलता हूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अब अगर मैं इसको देखूं एक बार, अगर मैं इसको एक बार देखूं, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, कल बताया हुआ है ये डिवाइड बाय 2, तो ये भी मेरे पास आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3। आप समझ गए, जो मैंने यहाँ पे किया वही मैंने फॉर्मूला में भी किया, कि मैंने कहा कि मेरे पास स्लॉट्स तो 3 ही है, मेरे पास स्लॉट्स तो 3 ही है, तो मेरे पास पहला जो प्लेस है वो 5 तरीकों से ऑक्यूपाई होगा, दूसरा 4 से होगा, तीसरा 3 से होगा, ये मेरे पास है नहीं स्लॉट, ये मेरे पास है नहीं स्लॉट, ठीक है, मेरे पास ये दो स्लॉट नहीं है। अब अगर मैं पूरा फैक्टोरियल ले लूं, सपोज मैं पूरा फैक्टोरियल मैंने ऊपर ले लिया, ठीक है, लेकिन नीचे जो मेरे पास ये दो है इनको मैं यहां से निकालूंगा, जस्ट बिकॉज मेरे पास ये दो स्लॉट नहीं थे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, यानी जो प्लेसेस मेरे पास नहीं है उनका फैक्टोरियल मैंने डिवाइड कर लिया इसको। अब अगर मैं 5p5 ले लूं, सपोज 5p5 ले लूं, तो 5p5 में क्या है, मेरे पास पांचों स्लॉट है ऑक्यूपाई करने के लिए, तो मेरे पास 5 फैक्टोरियल आ गया। मैं अगर 5p5 ले लूं, 5p5, तो मैं बाय डेफिनेशन किसके बराबर है ये, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो मेरे पास निकल गया 5 फैक्टोरियल ही वापस। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास 5 चीजें हैं और मेरे पास जो स्लॉट्स है वो भी 5 है, तो पहला 5 तरीकों से, दूसरा 4 तरीकों से, तीसरा 3 तरीकों से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल के बराबर ही। ठीक है, आप समझ गए। तो एक बार फिर से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, एक और एग्जांपल, मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स है सपोजली, तो अब मेरा जो एग्जाम है इसमें 3 रैंक्स है, रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कितने नंबर ऑफ वेज है कि ये 10 स्टूडेंट्स जो है ये रैंक्स ले सकते हैं,
हाउ मेनी वेज कैन 3 रैंक्स बी ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मेरे पास ऑर्डर या अरेंजमेंट या सीक्वेंस कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे है ये मैटर कर रहा है इस प्रॉब्लम में? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, बिकॉज अगर मैं बोलूं कि ए को फर्स्ट रैंक, बी को सेकंड रैंक, सी को थर्ड रैंक, या ए को या बी को फर्स्ट रैंक, ए को सेकंड, सी को थर्ड, तो ये दोनों अरेंजमेंट सेम है? सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रैंकिंग है, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। तो जब ऑर्डर मैटर करता है, मेरे पास एक किस चीज का क्वेश्चन बन गया? परम्यूटेशन का क्वेश्चन बन गया। इसको मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ मैथमेटिक्स क्वेश्चन को? 10p3, ये मेरे पास 10 नंबर ऑफ थिंग्स है, इसमें से मुझे 3 स्लॉट्स है या 3 थिंग्स को अरेंज करना है, ठीक है? परम्यूटेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है? तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? अगर मैं पहले लॉजिकली देखूं तो जो पहली रैंक है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन 10 वेज, दूसरी रैंक इन 9 वेज और तीसरी रैंक इन 8 वेज, मेरे पास आंसर ये रहेगा। लेकिन अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो 10p3 किसके बराबर होता है? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो वो हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, तो वो हो गया 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, तो मेरे पास 10 into 9 into 8 ही आ गया आपके पास, ठीक है? आई होप अब यहाँ पे ये चीज को समझ गए होंगे। तो अब अगर मैं जर्नल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला बन गया मेरे पास? NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है? n फैक्टोरियल NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। कैसे पढ़ा जाएगा इसको? परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, यानी मेरे पास नंबर ऑफ थिंग्स n है, उसमें से मुझे r चीजों को अरेंज करना है। यहाँ पे ये भी समझ गए होंगे, जो r की वैल्यू होगी या तो वो इक्वल होगी या लेस होगी n से, यानी मैं ये मेरे पास कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है मैथमेटिकली 10p11, बिकॉज मैं 10 में से 11 चीजों को अरेंज नहीं कर सकता। 10p10 कर सकता हूँ, 10p9 भी कर सकता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है? आप समझ गए? 10p10 कर सकता हूँ एंड सो ऑन, ये मैं अरेंजमेंट्स कर सकता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ठीक जर्नल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं जो कि आप सिंपली समझ जाएंगे, वो है NPN, यानी अगर मैं 5 में से 5 चीजें अरेंज करनी है, तो हमने पहले केस में निकाले, मेरे पास निकलेगा बराबर किसके? n फैक्टोरियल के। हमें पता है कैसे? NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं NP1 किसके बराबर होता है? NP1 किसके बराबर होता है? मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है? तो अगर मैं इसको गौर से देखूं तो मेरे पास आएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, हमने कल सीखा है, तो मेरे पास ये n के बराबर ही हो जाएगा। यानी अगर अब हम लॉजिकली भी समझने की कोशिश कीजिए, अगर 5 चीजों को 5 तरीकों से अरेंज करना है तो वो 5 फैक्टोरियल वेज बनेंगे। पहली एग्जांपल, 5 चीजों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, 5 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास 5 तरीके ही बनेंगे, तो मेरे पास 5 ही चीजें हैं, A B C D E, 5 में से कोई एक लेना है तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, मेरे पास 5 तरीके बनेंगे, ठीक है? और हमेशा आपको ये पता होगा कि अगर मैं ऐसे देखूं 8p3 8p4 8p5, तो ये 8 में से 5 तरीके, 8 में से 5 चीजें लेने का क्वेश्चन बन रहा है। तो ये R जो है ये ऐसे 8p9 नहीं आ सकता, 8p8 तक जा सकता है, ठीक है? 8p0 भी है वैसे, लेकिन वो आपको यूजेज नहीं होगा और इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है? मेरे पास 8 चीजें हैं, मुझे कोई भी परम्यूटेशन नहीं बनानी, तो ये किसके बराबर होगी? अगर आपसे बोलूं कि 8 चीजें हैं और मुझे कोई भी परम्यूटेशन किसी भी चीज की नहीं बनानी, तो ये बराबर होगी एक परम्यूटेशन की, जो कि है कोई चीज नहीं बनानी है। मैथमेटिकली करें तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 0 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, तो वो भी आपके 1 के बराबर ही आ जाएगा। हाँ, ऑल्दो इसकी कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया। नेगेटिव में वैल्यूज नहीं हो सकते, आर आपका हमेशा n के इक्वलेंट या n से छोटा हो, ठीक है? तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको मैं एक लास्ट एग्जांपल से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ और हम इस पे कुछ क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे। एक और चीज जो फिर से मैंने बताई हुई है कि यहाँ पे अरेंजमेंट या यहाँ पे सीक्वेंस, यहाँ पे पोजिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज वैलिड, तो वही रीजन है कि यहाँ पे
अगर ग्रुप हमारे पास सिमिलर हो लेकिन उनकी अरेंजमेंट अलग अलग हो तो एक सेपरेट अरेंजमेंट माना जाता है। वर्ड ही जो है वो है अरेंजमेंट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन में वर्ड है ग्रुप या कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम अगर फिर से एक बार देखें परम्यूटेशन का एक केस फिर से देखते हैं कि मेरे पास जो है 4 1 2 3 4 5, मेरे पास ये 5 डिजिट्स है। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं कितने 3 डिजिट वर्ड्स, मैं कितने 3 डिजिट वर्ड्स बना सकता हूँ इन 5 डिजिट से। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये क्या क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन परम्यूटेशन का। मेरे पास 5 चीजें हैं तो मुझे परम्यूटेशन करनी है 3 चीजों की, मुझे इनसे 3 यहाँ पे लिखने हैं। तो मैं इसको 5p3 से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल वो आ गया 2 फैक्टोरियल, तो 5 into 4 into 3। अब अगर मैं यहाँ पे इसको वैसे फंडामेंटल रूल से पढ़ने की कोशिश करूँ, मुझे ये बताना है कि मेरे पास 3 डिजिट के वर्ड बनाने हैं इन 5 डिजिट को यूज करके। तो पहली प्लेस मेरी कितने तरीके से ऑक्यूपाई हो सकती है आपको पता है, 5 तरीकों से कोई भी वर्ड आ सकता है। दूसरी प्लेस 4 तरीकों से, तीसरी प्लेस 3 तरीकों से। अब अगर मैं इन तीनों को मुझे फिल करना है तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक प्रिजम्पशन जो है वो आपके साथ शेयर करता चलूं कि हम ये प्रिज्यूम करें कि रिपीटिशन आपके पास अलाउड नहीं है, तो जो वर्ड यूज है वो हर बार फ्रेश होगा। अगर रिपीटिशन भी अलाउ कर लिया तो फिर इसका आंसर हो जाएगा चेंज। अभी हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि आपके पास रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो अब मैं आपसे फिर से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास इसमें से एक वर्ड 1 2 3 भी आएगा और एक वर्ड 1 3 2 भी आएगा, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है। तो ये केस मेरे पास परम्यूटेशन का केस बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, इस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स करके चलेंगे और उसके बाद आपको इस परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट में से होमवर्क देंगे, ठीक है। तो जो पहली एग्जाम्पल है इवेल्युएट, इवेल्युएट ये सब हमने डिस्कशन कर लिया है। हाँ, ये सब हमने डिस्कशन कर लिया है तो इस पे कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनपीआर का डेरिवेशन भी दिया हुआ है आपके पास, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इवेलुएट 5p3 10p2 11p5, तो ये जो है ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें मुझे लग रहा है कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। एक एक करके देखते हैं। इवेलुएट 11p5, तो 11p5 किसके बराबर होगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, तो आएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। ये आपके पास हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है इसमें 2 एग्जांपल और भी वो आप कर लेंगे। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड स्क्वायर एंड हेक्सागन, ठीक है। देख लीजिए, स्क्वायर एंड हेक्सागन। अब अभी से जो क्वेश्चन शुरू होंगे बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है और आपको सोच समझ के और जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको यूज करके करना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मेरे पास वर्ड है स्क्वायर और मेरे पास वर्ड है हेक्सागन, मैं इनसे 3 लेटर वर्ड बनाना चाहता हूँ, कोई भी 3 डिजिट का वर्ड, कोई भी 3 लेटर का वर्ड बनाना चाहता हूँ इससे और इससे, मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज है। अब मैंने आपको कहा था कि परम्यूटेशन कुछ नहीं है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग का एक्सटेंशन है। तो अब मैं इसको अपने टाइम की बचत के लिए परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट से करूंगा, अदरवाइज मैं इसको फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ। चलिए ऐसा करते हैं कि जो स्क्वायर वाला है वो हम फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग के थ्रू करते हैं और नीचे वाला हम परम्यूटेशन के थ्रू करते हैं। तो स्क्वायर से मुझे 3 डिजिट वर्ड बनाना है, तो मैं कैसे इसको करूंगा? मेरे पास 3 प्लेसेस है, ठीक है, मुझे यहां से वर्ड लेने हैं। तो आप मुझे बताइए मेरे पास पहला वर्ड है वो मैं कितने तरीकों से डाल सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6, मैं 6 तरीकों से डाल सकता हूँ। दूसरा वर्ड 5 तरीकों से और तीसरा वर्ड में डाल सकता हूँ 4 तरीकों से। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अगर मैं परम्यूटेशन से करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मेरे पास 6 टोटल वर्ड्स है और मुझे अरेंज करना है कितने वर्ड्स को? 3 वर्ड्स को, ठीक है। तो वो भी ऐसे होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो वो भी आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और दूसरा जो है हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6 7, इसका सोल्यूशन क्या आएगा कि मेरे पास 7 वर्ड्स है, जो 7 में से 3 ही अरेंज करने हैं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 7p3
तो ये आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आई होप आप दोनों तरीकों से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग आप समझ लीजिए, परम्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए कि परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कि मुझे अरेंज करना है आर चीजों को और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चीजें जो है, थिंग्स जो है वो n है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। In how many ways can a person stand in line for a group photograph? ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन पहले एग्जांपल में, कि 5 लोग हैं, 5 लोगों को ग्रुप फोटोग्राफ लेनी है, तो कितने तरीके हैं। तो आपको पता है कि फोटोग्राफ में ऑर्डर की वैल्यू रहती है, ABC और BAC सेम फोटोग्राफ नहीं है। तो जब ऑर्डर की वैल्यू, तो मेरे पास का सोल्यूशन क्या आएगा, मैंने कराया हुआ है पहले ही, वो आएगा 5 फैक्टोरियल, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NPN। 5 में से 5 लोगों को खड़ा होना है, तो 5p5 आ जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि इक्विवेलेंट होता है 5 फैक्टोरियल के। अगर काउंटिंग से करना चाहे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पहली प्लेस 5 तरीकों से, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इफेक्टिवली ये और ये सेम चीज मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। प्राइस वाला मैंने बता दिया। ये एग्जाम्पल क्या है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइजेस आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड। यानी 13 हमारे पास जो है वो कंपटीशन में है, 13 लोगों ने अपने जो है जो उन्होंने सबमिट किए हुए हैं अपने जो एग्जिबिट्स है, अब उसमें से उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देना, कितने तरीकों से दे सकते हैं। तो 13 लोग हैं, 3 प्राइजेस देने हैं, तो आपको पता है सिंपली कैसे होगा, 13p3। ठीक है, और एक तरीका और भी है कि पहला प्राइज आप दे सकते हैं 13 लोगों को, दूसरा प्राइज दे सकते हैं 12 लोगों को, तीसरा प्राइज दे सकते हैं 11 लोगों को। तो ये और ये इफेक्टिवली सेम निकलेगा, ये भी आपको ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका इसमें आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान आसान सा चैप्टर है, बस आपने कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज can 3 students be associated with 4 chartered accountants, assuming each CA can take at most 1 student? ठीक है, फिर से परम्यूटेशन का क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स है, से X, Y एंड Z, और मेरे पास 4 CAs है, A, B, C, D। तो कितने नंबर ऑफ वेज है कि ये लोग इनके पास जा सकते हैं आर्टिकलशिप के लिए या किसी पर्पस के लिए ट्रेनिंग इनके पास जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज है। गिवन कि एक सीए एक ही स्टूडेंट को ले सकता है, ना कि 3 को ले सकता है। तो अब अगर हम सिंपली देखें कि ये मेरे पास 4p3 का क्वेश्चन आ गया, कि मेरे पास है तो 4 सीएस, इसमें से मुझे 3 स्टूडेंट्स को ही लेना है। या अगर मैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग से करना चाहूं, तो मुझे बताइए कि x के पास कितने वेज है आर्टिकलशिप करने के लिए, 4 वेज है। x के पास 4 तरीके हैं, तो x के पास नंबर ऑफ वेज बच गए 4। ठीक है, उसके बाद y के पास नंबर ऑफ वेज है 3 और z के पास नंबर ऑफ वेज है 1। वो इसलिए बिकॉज जब x चला गया तो फिर 3 ही ऑप्शंस बच गए उसके पास, y के पास, बिकॉज एक से एक स्टूडेंट को ही ले सकता है। तो आप इसको 4p3 से कर लीजिए, या इसको 4 इंटू 3 इंटू 1 कर लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 कर लीजिए, तो बात एक ही आ गई आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्डर जरूरी है। ऑर्डर किस लिए जरूरी है, बिकॉज अगर मैं ये लिखूं कि x चला गया a के पास, y चला गया b के पास, z चला गया c के पास, और x चला गया से b के पास, y चला गया से a के पास, और z चला गया से z के पास। तो ये ग्रुप्स तो सेम है लेकिन ऑर्डर्स ये भी अलग अलग है। तो जहां पे आपके ऑर्डर या सीक्वेंस की वैल्यू होती है वहां पे आप अरेंजमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके साथ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। If 6 times the number of permutation of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 things taken 3 at a time, find n। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आसान सा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम इक्वेशन में पुट अप करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है if 6 times the number of permutation of n things taken 3 at a time, तो पहले इसको लिख लेते हैं, 6 times number of permutation of n number of things, मेरे पास n चीजें हैं taken 3 at a time, बाय डेफिनेशन ये आ गया। किसके बराबर क्वेश्चन में बोल रहा है, is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 things taken 3 at a time।
इज इक्वल टू 7 टाइम्स नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ, क्या बोल रहा है, n-1 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। हाँ, n-1 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, ये आ गया। तो आपने बताना है कि n किसके बराबर है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम फॉर्मूला में डालेंगे। आपको पता है n किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आएगा 7 n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 -3 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको ये चीज पता है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जब हमारे पास फैक्टोरियल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए तो आप सबसे पहले देख लीजिए आपके पास हाईएस्ट फैक्टोरियल कौन सा है, तो उसको आप कोशिश कीजिए कि उसको मैं लोवेस्ट फैक्टोरियल की इक्विवेलेंट ले आऊं किसी तरह, ताकि मेरी इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाए। तो यहाँ पे ट्राई करते, अगर मैं इसको 6n लिखूं और n-1 फैक्टोरियल लिखूं तो लिख सकता हूं कि मुझे पता है कि अगर मैंने n बाहर निकाल लिया तो बाकी जो बचेंगे नेचुरल नंबर्स उनका फैक्टोरियल आएगा। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ है, तो एक बार अगर ने देखा हुआ है तो वेल एंड, वरना उसको देख ली कि n फैक्टोरियल कैसे हमारे पास n into n-1 फैक्टोरियल की इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बच ही गया 7 n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये n-3 हो गया, ये n-4 हो गया। ठीक है, ठीक है, आप देख ले, तो गौर से देखे तो मेरे पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 6n आ गया। अब चूंकि n-3 जो है वो n-4 से बड़ा है, प्रिज्यूमिंग कि n हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो ये मेरे पास आ जाएगा n-3 into n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब गौर से देख सकते हैं कि मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ऐसे आ गया 6n इज इक्वल 7n माइनस 21 और n इज इक्वल, इसको इधर कर देते, इसको इधर कर देते 21। तो मैंने इस चीज को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या है कि हमने जो कल जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनको यूज कर लिया और परम्यूटेशन की फॉर्मूला यूज कर ली, तो मेरे पास ये चीज आ गई। ठीक है, मेरे पास हो गया ये। एग्जाम्पल नंबर 8 आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 को दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो लास्ट में करवाएंगे, बिकॉज वो थोड़ी सी एग्जाम्पल काफी अच्छी है और इसके आने के चांसेस भी काफी, उसको थोड़ा डिटेल में करवाऊंगा मैं एग्जाम्पल नंबर 7 को। वो जो सिंपल सिंपल चीजों को लेके चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, np3 इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है, अभी तक आप समझ गए होंगे। np3 इज इक्वल 60। ठीक है, बट डेफिनेशन क्या, इसका वैल्यू है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60। वही चीज है जो आपको पता है कि मैं n को n-3 की इक्विवेलेंट ले आऊंगा, बिकॉज n मेरे पास बड़ा है, n-3 मेरे पास छोटा है, तो कैसे लिखेंगे, n-1 और n-2, फिर आएगा n-3 फैक्टोरियल। ये चीज, अगर आपको ये चीज समझ में डिफिकल्टी हो रही है तो आप पहला लेक्चर जरूर देखें, उसमें हमने ये बताया हुआ है कि कैसे हम एक डिजिट कम करके उसका नेक्स्ट फैक्टोरियल डिराइव कर सकते हैं। दिस फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर एक बार जरूर देखें अगर देखा हुआ नहीं है तो, और अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको एक बार फिर से पढ़ ले, तो वहां पे ये चीज डेरिवेशन हमने समझाया हुआ है। तभी मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि पहला लेक्चर इस पूरे टॉपिक की बेस है, उसको काफी ध्यान से आप देखें। ठीक है, तो अब ये मुझे सॉल्व करना है। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या आ गया, n-1 और n-2 इज इक्वल 60। अब यहाँ पे क्या मैटर, मैंने आपको बोला है कि अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, लेकिन हमारा जो पर्पस है, मैंने पहले ही कहा कि हमारी अप्रोच इक्वेशन सॉल्विंग की नहीं रहेगी। हम बस यहाँ पे जो देख पा रहे हैं हम उसको एक बार एनालाइज करेंगे, क्या हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे कि नहीं। क्या मेरे पास कोई वर्ड n है, उसमें से एक कम करूं, उसमें से एक कम करूं, मेरे पास 60 आना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से है। सपोज 2 into 3 into 4, ये वैसे ही है, n-1 n-2, और ये मेरे पास आ गया 24 के बराबर। तो मेरे पास ये और ये चीज सिमिलर है। तो अगर मैं कोई भी ऐसे 3 वर्ड्स ढूंढूं जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 के बराबर है, ऐसे मैंने पहले भी करवाया हुआ है, और उनका डिफरेंस जो है वो 1 के इक्विवेलेंट है आपस में,
तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। 60 मेरे पास कैसे आएगा? 2 into 2 into 3 into 5 आ सकता है। 2 से डिवाइड कर लिया 30 बच गए, 2 से डिवाइड कर लिया 15 बच गया, 3 से डिवाइड कर लिया 5 बच गया, तो मेरे पास ऐसे आ गया। और यहाँ से ये चीज मेरे पास ऐसे ही है। तो क्या मैं अब इनको रीअरेंज कर सकता हूँ कि ये मेरे पास ये सीक्वेंस आ जाए? हाँ आ सकता है। 3 into 4 into 5, या उल्टा लिखूं 5 into 4 into 3, वो भी 60 के बराबर ही है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये और ये मैच हो गया, तो मेरे पास n निकल गया 5, 5 into 4 into 3, बिकॉज ये -1 है, ये भी -1 है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन भी हो गया। ओके, तो आज हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा और नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से शुरू करेंगे, बिकॉज अभी जो पावर कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, लाइट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद फर्दर टेकअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का जो है वो कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे और बाकी अपना होमवर्क इसका खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखिए, उसके बेसिस पे ही हम अपना अगले लेक्चर्स करने वाले हैं। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, उसके बाद हम फर्दर टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज।